गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्विसर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ एक सीरीज। ये पेपर 1 के लिए एक सीरीज चल रही है जो आपके नेट और सेट सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगी, सारे क्वेश्चंस जो PYQ है उसका। तो क्लासेस अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से देर नहीं लगाते हैं और अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो था रिसर्च प्रपोजल के बारे में। रिसर्च प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल यूजेस, क्या यूज करता है? रेफरेंस, फुटनोट्स, एंड नोट या बिब्लियोग्राफी। आंसर क्या होगा? आंसर पहले देने से हम लोग देख लेते हैं रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, क्योंकि वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पॉइंट्स अगर मैं आपके साथ लिख पा रही हूँ तो आप साथ साथ में उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कैसा डॉक्यूमेंट है? ये आपका आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन कह सकते हैं किस चीज का? जो आप प्लान कर रहे हैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट का। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग। प्लान फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? और यहाँ पर थोड़े से की कंपोनेंट है इसके जो आपको याद रखने हैं, जो की वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या की कंपोनेंट्स है जिसमें क्वेश्चंस बार बार बनते हैं? एक तो टाइटल, कैसा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड, जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक पर कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपने चूज किया है, तो वो इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होता है आपका रिसर्च क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसके सारे की कंपोनेंट भी आपके साथ मैसेज कर रही हूँ, आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। देन मैथोडोलॉजी, ठीक है, आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल का जो यूज है वो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और कैसे किया जाता है वो आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि अगर मैं राइटिंग लिखूं रिसर्च प्रपोजल की तो मैं क्या यूज करूंगी? क्या मैं रेफरेंस यूज करूंगी, क्या मैं फुटनोट दूंगी, क्या एंड नोट दूंगी, या बिब्लियोग्राफी दूंगी? तो जहां तक मुझे मतलब ध्यान है कि आप सबने ये कई बार किया है। अच्छा, इस पेज में आपको नजर नहीं आया होगा, एक मिनट, एक सेकेंड, ये लीजिए, अब आपको पॉइंट नजर आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नहीं होगा, फुटनोट भी नहीं है, एंड नोट भी नहीं है। बिब्लियोग्राफी आप लोगों ने APA MLA ये स्टाइल किया हुआ है, मतलब ये स्टाइल के बारे में काफी बार डिस्कशन हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो पहले भी अपलोड किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, जब मैं राइटिंग लिखूंगी रिसर्च प्रपोजल्स की तो मैं बिब्लियोग्राफी को यूज करूंगी। मैं MLA टेक्निक लिख सकती हूँ या मैं APA टेक्निक भी लिख सकती हूँ, इनमें से कोई एक, ठीक है। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च इन द डिजिटल ह्यूमैनिटीज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, डिजिटल वर्ड्स आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च इन द डिजिटल ह्यूमैनिटीज? ऑप्शन A कंप्यूटर लिटरेसी, ऑप्शन B ओपन एक्सेस डाटाबेस, ऑप्शन C स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, या ऑप्शन D टेक्स्ट एनालिसिस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितना भी सब्जेक्ट होता है इसके सबके यूनिट सेम है, ठीक है, और सिलेबस भी सेम है। तो फिर कितना परिवर्तन आएगा और कितना चेंज आएगा? तो क्वेश्चंस को आपको ठीक से समझना है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप डिजिटल ह्यूमैनिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मोस्टली क्वांट का काम थोड़ा कम रहता है, बाकी जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटीज रिसर्च होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि हम क्वालिटेटिव डेटा का ज्यादातर यूज करते हैं। बट अब चूंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज बढ़ चुका है, आप रिसर्च में कंप्यूटर का यूज काफी जगह पर कर रहे हैं, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो कंप्यूटर लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिजिटल अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर लिटरेट होना बहुत जरूरी है। ओपन एक्सेस डेटाबेस होना ही चाहिए। ओपन डेटाबेस किसे कहा जाता है? जहां पर आपको कुछ आपने डिजिटली किसी के साथ शेयर किया है, तो अगर आप उसे एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
नंबर डी है टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस तो होता ही है। फिर यहाँ पूछा गया है कि नॉट रिक्वायर्ड, तो आंसर अब आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है कंप्यूटर की वो नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज इन रिसर्च एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट कोड, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी का। कंक्लूजन, लिटरेचर रिव्यू, यूटिलिटी और फाइंडिंग्स। अब यहां पर हमें रिसर्च का सीक्वेंस, जो उसमें हम एक्टिविटी करते हैं, रिसर्च करते समय जो एक्टिविटीज होती हैं उसका कोड बताना है। कई बार क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक तो स्टेप्स पूछे जाते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक नई चीज, एक नया मेथड पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है आपका? करेक्ट सीक्वेंस और 4 एक्टिविटी इन रिसर्च। कंक्लूड कब करते हैं आप, लिटरेचर रिव्यू कब होता है, यूटिलिटी कब है और फाइंडिंग्स कब। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन होता है जिस पर रिसर्च करनी है, पहला स्टेप तो वही होता है। ये भी स्टेप्स ही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, आपको इसको करेक्ट कोड में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू है। सबसे पहले आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला देखिए लिटरेचर रिव्यू अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब मैं लिटरेचर रिव्यू कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा फाइंडिंग्स, कि मैं अपने सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ, फाइंड्स, मैंने क्या ढूंढा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैं किस कंक्लूजन पर आई हूँ और फिर यूटिलिटी, उसका यूज क्या हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसमें भी टिक कर देते हैं तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपके हर एक पेपर में लगभग आता ही आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया आपने, सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने लिटरेचर रिव्यू कर दिया तो मैंने फाइंडिंग्स देखा कि मुझे क्या मिला, ठीक है। जब मैंने देख लिया कि मुझे क्या मिला, मैं फिर कंक्लूजन पर आ गई कि मेरी रिसर्च का जो मुद्दा था वो कंक्लूड किया मैंने, और उसके बाद उसका यूटिलिटी क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मॉडर्न थियोरेटिकल अप्रोच इन रिसर्च ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इसमें से कौन सी मॉडर्न थियोरेटिकल अप्रोच है जो भारत में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टडी, सबल्टन स्टडी, रेस स्टडी, एथेनिसिटी। इसमें से ये जो अप्रोच है ना, ट्रांसलेशन स्टडी, सबल्टन स्टडी, रेस स्टडी, एथेनिसिटी स्टडी, ये रिसर्च जो थियोरेटिकल अप्रोच से कनेक्ट है। अब थियोरेटिकल अप्रोच होती क्या है, मेनली वो अप्रोचेस जो फोकस करती हैं आपके डिटेल में किसी फिनोमिना पर, जिसमें हम बहुत डिटेल में किसी चीज पे डिस्कस कर रहे होते हैं कोई टॉपिक पर। तो ये मोस्टली जो है आपका सबल्टन स्टडी से ही पॉइंट आएगा कि ये ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो सबल्टन स्टडी की ही उत्पत्ति इंडिया से हुई है। और इससे किसका नाम जुड़ा है, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, बट रणजीत गुहा जो है उनका नाम मोस्टली आपसे जो है सबल्टन स्टडी से जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबल्टन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस इन हायर एजुकेशन। अब यहाँ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे रिलेट आपके जो टाइप्स हैं वो यहाँ सारे मेंशन है, ध्यान से समझो। डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और क्रॉस कम्युनिकेशन। इसको मैं एक आपको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। कुछ चीजें पिक्चरों के थ्रू समझाने से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन इट्स नॉट अ टाइप पर्टिकुलर, बहुत ईजी भी है उसको समझना, तो क्रॉस कम्युनिकेशन आप समझाते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहाँ पे है, जहां पर इक्वल जो पोस्ट के लोग हैं, आप ये समझ लीजिए इक्वल स्टेटस के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे बॉस हैं, सारे टीचर्स हैं, सारे मतलब इस तरह के जो इक्वल पोस्ट पर है, इक्वल हायरार्किकल है,
तो उन्हें हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल जिस तरह से हम स्ट्रेट बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं बॉस हूँ, अगर मैंने आपको कुछ कह दिया है, या मैं टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहा है, स्टूडेंट जाके अपना किसी और को जाके बता रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है, एक ऑफिस है, एक कार्यालय है, वहाँ एक टॉप में जो आपका सीईओ बैठा हुआ है, वो अपने जूनियर मैनेजर को कुछ बोलेगा, मैनेजर आके अपनी टीम से जो एचआर है उनको बोलेगा, एचआर आके अपने जो इम्प्लॉयज है उनको बोलते हैं, तो ये एक पूरा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। बट यहाँ पर डायगोनल कम्युनिकेशन भी है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक जो सीनियर अथॉरिटी है वो बोल रहा है, उसने अपने 3 इंपॉर्टेंट जो पेपर मेंबर्स है उनको किसी चीज को बताया, डिस्कशन किया, आगे वो 3 जो है उनके भी आगे मेंबर्स है 3-3 करके, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। आई थिंक इससे आसान तो तरीका नहीं बताने का होगा। अब आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे या नहीं, बताइए। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लियर है? तो यहाँ पूछा गया है अमंग पीपल इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस की बात आ रही है तो आपका आंसर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टीवी चैनल से रिलेटेड है, बहुत बार क्वेश्चन ये वाला रिपीट आ रहे हैं, टीवी चैनल, ठीक है। तो कौन से टीवी चैनल लॉन्च हुए हैं जिसने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है या डिस्कस कर रहा है? अगर मान लीजिए 1% के लिए कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, इनमें से किसी चैनल के बारे में नहीं मालूम है, तो भी आप अपने विवेक से, अपने एप्टीट्यूड से कैसे इस तरह के क्वेश्चन कर पाइएगा? ज्ञान दर्शन, व्यास, एकलव्य और किसान। ज्ञान दर्शन, ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अब इसका ध्यान से कनेक्टिविटी समझो। अगर मैं एकलव्य की बात करूं तो एकलव्य क्या होते हैं? कौशल से संबंधित है, ठीक है, धनुष बाण चलाते थे, आप जानते हैं उनको, तो कौशल से संबंधित है। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी आपका कौशल से ही संबंधित है, तो उसका जो चैनल है वो है एकलव्य। बाकी देख लेते हैं। ज्ञान दर्शन जो एमएचआरडी चैनल चलाया गया, एमएचआरडी द्वारा चलाया गया है, इग्नू चैनल्स है। 24 आवर्स जो है यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस चलती हैं। व्यास आपका हायर स्टडीज के लिए है, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए चलाए गए चैनल है। और किसान आपका कृषक से। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर मिल गया होगा। तो इस क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ये जो 20th क्वेश्चन है ये अब स्टार्ट होगा, सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं डीआई स्टार्ट करूंगी आपके नेक्स्ट सेट में, और डीआई के जितनी इजी मेथड हो सकते हैं, जितना इजी ट्रिक हो सकता है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास में जुड़े रहिए, बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।